नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, ऊष्मा बजट और ऊष्मा संतुलन हम चैप्टर पढ़ रहे थे, यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब सभी बच्चे याद रखिए, पृथ्वी ने कितनी एनर्जी ली? 51 यूनिट एनर्जी। तो फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई भी बॉडी एनर्जी लेगी तो वो फिर एनर्जी रिलीज करेगी। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि पृथ्वी ने 51 यूनिट एनर्जी लिया है तो ये 51 यूनिट एनर्जी रिलीज भी करेगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो यहां सभी लोग देखिए, अब पृथ्वी ने, अर्थ ने एनर्जी रिलीज करना शुरू किया, ये देख रहे हैं। तो यहां पर एक प्रश्न है, सभी बच्चे केयर कीजिएगा। यहां पर प्रश्न ये है कि जिस तरह सूरज से रोशनी आ रही थी तो हमने उसका नाम सौरिक विकिरण रखा। क्लियर है? तो जब पृथ्वी एनर्जी रिलीज करेगी तो उसको क्या कहेंगे? यानी जब पृथ्वी ऊर्जा उत्सर्जित करेगी तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना है सभी बच्चों को कि पृथ्वी जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, रिलीज करती है, उसे ही कहा जाता है पार्थिव विकिरण। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखना है कि पृथ्वी जो ऊर्जा रिलीज करेगी हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे ही कहेंगे पार्थिव विकिरण। और यहां बच्चे केयर कीजिए, देख रहे हैं मैंने इसकी तुलना में इसको कितना बड़ा बनाया है। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि जो बॉडी जितनी गर्म होगी उसका तरंग उतना ही छोटा होगा, उतना ही शॉर्ट वेव होगी। तो सूरज की तुलना में पृथ्वी ठंडी है, तो जब पृथ्वी एनर्जी रिलीज करेगी तो आपको याद रखना है कि जो पार्थिव विकिरण है वो हमेशा किस तरंग में होगी? तो पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होगी। पूरी बात समझ में आई? चलिए अब यहां फिर से सभी बच्चे केयर कीजिए कि जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में जा रही है तो देख रहे हैं ये वायुमंडल से टकराना शुरू कर गई। देख रहे ना, हर जगह ये वायुमंडल से अब टकरा रही है। तो अगर ये हर एक जगह वायुमंडल से टकराएगी, ऐसे सोचिए, तो क्या वायुमंडल इसे जाने देगा? इसकी तुलना में ये तरंग दीर्घ है, तो दीर्घ तरंग जब निकली तो वायुमंडल से टकराने लगी। तो वायुमंडल से टकराने के कारण वायुमंडल इसे जाने नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि जिस बॉडी से प्रकाश नहीं गुजर पाए उसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक। तो सभी बच्चे केयर कीजिए कि सूरज से आने वाली रोशनी के लिए हमारा वायुमंडल क्या निकला? पारदर्शक निकला। लेकिन जब पृथ्वी ऊर्जा रिलीज कर रही थी पार्थिव विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में, तो वायुमंडल से टकराने के कारण वायुमंडल ने इसे जाने नहीं दिया। और जिस बॉडी से या जिस शरीर से प्रकाश ऊर्जा नहीं निकल पाती हम उसे ही क्या कहते हैं? अपारदर्शक। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण के लिए क्या निकला? अपारदर्शक। तो बच्चे अगर ये नहीं जाने देगा तो जाहिर है ऊर्जा लेगा। तो सभी लोग याद रखिएगा कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी वाले से कितना यूनिट ऊर्जा ले लेता है? 48 इकाई। तो हमने देखा कि सूरज वाले से 14 इकाई ले रहा है, जो प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन जब पृथ्वी एनर्जी रिलीज कर रही थी तो उससे 48 ले लिया। तो बच्चे 51 ही तो रिलीज करेगी, क्योंकि जितना लिया उतना देगी। तो जब ये 51 रिलीज की और उनमें से बच्चे माफी चाहूंगा 34। क्लियर है? कितना यूनिट एनर्जी ले लिया? 34। अब जरा सोचिए कि 51 में से पृथ्वी ने, वायुमंडल ने 34 यूनिट ऊर्जा ले ली। ये तो बहुत ज्यादा है, लगभग 70 से 80% है। तो क्या ये प्रभावी होगा? तो निश्चित प्रभावी होगा। तो याद रखेंगे कि हमारा वायुमंडल किससे गर्म हुआ? तो याद रखना है बच्चे कि हमारा वायुमंडल जो है पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। पूरी बात समझ में आ गई? यानी हमारा वायुमंडल पृथ्वी से गर्म होता है, पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, यानी नीचे से गर्म होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगी? घटती जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वायुमंडल जमीन से गर्म होता है, इसलिए सबसे ज्यादा तापमान नीचे होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता है? घटता जाता है। पूरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब देखिए बच्चे, वायुमंडल के पास टोटल कितनी एनर्जी है? क्लियर है? तो 34 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 48। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि वायुमंडल में कुल ऊर्जा 48 है, जिसमें 14 सूरज वाले से है और 34 किससे है?
पृथ्वी वाले से है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चे यहाँ केयर कीजिए कि जब 51 ऊर्जा निकल रही थी और 34 ले लिया तो कितना बचा? 17। तो अंतरिक्ष में कितना चला गया? 17। यहाँ पूरी बात समझ में आई। इन सब को कहते हैं ऊष्मा का बजट। क्या कहते हैं? ऊष्मा का बजट। लेकिन हमें संतुलन भी तो समझना है, तो संतुलन को कैसे समझेंगे? तो एक बात सभी बच्चे याद रखिए, फिजिक्स में कहा गया है कि जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी जाती है। यानी अगर किसी शरीर ने जितना भी ऊर्जा लिया है उसे उतना ही ऊर्जा मुक्त करना होगा। तो बच्चे जरा देखिए, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है और वो शब्द है अंतर्गामी। क्या शब्द है? अंतर्गामी। इंग्लिश में अगर मैं अंतर्गामी को कहूं तो इनकमिंग। इनकमिंग अंतर्गामी का मतलब है आने वाला। तो आप जरा सोचिए कि अंतर्गामी कौन है? तो अंतर्गामी यही तो है, सूरज की रोशनी, क्योंकि ये आ रही है। तो याद रखिएगा कि अंतर्गामी शब्द सौरिक विकिरण के लिए है। तो बच्चे अंतर्गामी को किसके बराबर होना चाहिए? बहिर्गामी के, यानी जाने वाले के। यानी इनकमिंग जब तक आउटगोइंग के बराबर नहीं होगा तब तक फिजिक्स की मान्यता नहीं होगी। तो बच्चे जरा सोचिए कि बहिर्गामी या आउटगोइंग हम किसे कहेंगे? तो जाहिर है बहिर्गामी या आउटगोइंग हम पार्थिव विकिरण को कहेंगे, क्योंकि पार्थिव विकिरण ही तो जा रही है। पूरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब बच्चे सोच समझ के बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी अंतर्गामी हुई थी? तो यहां देखिए, मैंने कहा था ना कि 35 बादल निकाल देता है, तो कितना बचा था? 65। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी इनकमिंग हुई थी? 65 हुई थी। इसका मतलब है 65 को कितने के बराबर होना होगा? 65 के, तभी तो संतुलित होगी। अच्छा अब जरा सोचिए कि आउटगोइंग कितनी हुई थी। यहां देखिए आउटगोइंग कितनी हुई थी? 17, क्योंकि इतना जा चुका है वायुमंडल से। अब मैंने क्या लिखा? 17। पर फिजिक्स कहता है जितनी एनर्जी आई है उतनी एनर्जी जाएगी। तो आया था 65, अभी तक गया कितना? 17। इसका मतलब है बच्चे अभी कितना कम है? तो अगर हम 65 में 17 घटाएंगे तो अभी 48 कम है। तो सोचो अभी 48 यूनिट एनर्जी कौन देगा? क्या पृथ्वी देगी? बच्चे इसने 51 यूनिट लिया था, इसने 51 दे दिया। अब जरा सोचो तो 48 कहां गया? ये देखो जरा, वायुमंडल में कितना है? 48। तो फिजिक्स कहता है कि अगर आपने एनर्जी लिया है तो आपको एनर्जी देना होगा। तो धीरे धीरे इस वायुमंडल ने भी 48 एनर्जी क्या किया? रिलीज कर दिया। इसीलिए बच्चे सुबह के 5-6 बजे अचानक हमें ठंड सी लगने लगती है, हवा में ठंडक आ जाती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। और जैसे रिलीज किया बच्चे, तो 65 बराबर क्या हो गया? 65। और जैसे 62 बराबर 65 हो गया, ऊष्मा क्या हो गई? संतुलन में आ गई। पूरी बात समझ में आ गई? तो सोचिए बच्चे कि सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, फिर रोशनी जाएगी, फिर अगले दिन सूरज आएगा, फिर रोशनी चली जाएगी। तो बच्चे जरा बताओ आप, क्या कभी पृथ्वी एनर्जी इकट्ठा कर पाएगी? किरणों को, रोशनी को एनर्जी इकट्ठा कर पाएगी? नहीं। और जब रोशनी तापमान को इकट्ठा कर ही नहीं पाएगी पृथ्वी बच्चे, तो क्या पृथ्वी कभी जलकर खत्म होगी? कभी जलकर खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितनी सूरज एनर्जी देता है उतनी एनर्जी फिर रिलीज हो जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? और यही था हमारा ऊष्मा बजट एवं संतुलन। और इस ग्राफ में बच्चे जैसे मैंने आपको समझाया है, जितने आंकड़े और जितने पॉइंट्स मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इस ग्राफिंग को रखकर सारे सवाल बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बच्चे मैं इसको मिटाता हूं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं, ताकि हम यहां से सारे प्रश्नों को बनाएं और समझ लें। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं मिटाऊं इसे। ओके, क्लियर है? तो बच्चे अब जरा बताइए कि धरती पर तापमान कैसे कम होता है। मैंने सिखाया था ना आपको।
तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान कम होता है, लेकिन यहाँ दूसरी बात ये जुड़ गई कि बढ़ते अक्षांश और बढ़ती ऊंचाई के साथ पृथ्वी पर तापमान कम होता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी पर बढ़ते अक्षांश, पृथ्वी पर बढ़ते अक्षांश एवं बढ़ती ऊंचाई, पृथ्वी पर बढ़ते अक्षांश एवं बढ़ती ऊंचाई। बच्चे याद रखिएगा, ज्योग्राफी में ऊंचाई को तुंगता कहते हैं। अगर वो तुंगता शब्द दे दें तो आप परेशान नहीं होंगे। तो याद रखिए, पृथ्वी पर बढ़ते अक्षांश और बढ़ते ऊंचाई के साथ, बढ़ते अक्षांश एवं बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, तापमान घटता जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखना है बच्चे, पृथ्वी पर बढ़ते अक्षांश और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। क्लियर हो गया? तो हमने पहले बढ़ता अक्षांश सीखा था, कैसे? क्योंकि सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ रहा था। और बढ़ती ऊंचाई कैसे? क्योंकि वायुमंडल जो है पृथ्वी से गर्म होता है, इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा? घटता जाएगा। तो बच्चे अगर ऊपर की ओर तापमान घटता जाएगा तो याद रखिएगा कि बच्चे आपको इस पर याद रखना है कि देखिए यहां पर देखिए बच्चे, तापमान घटने के कारण ही, क्लियर है? यहां पर केयर कीजिए कि तापमान घटने के कारण ही ऊंचे पर्वतों की, तापमान घटने के कारण ही ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर, ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, ऊंचे पर्वतियों की चोटी पर बर्फ जमी रहती है। अब पता चला बच्चे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बर्फ क्यों है, या विश्व के किसी भी ऊंचे पर्वत की चोटी पर बर्फ क्यों है? तो आप कहना कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, इसलिए पर्वत की चोटियों पे बर्फ जमी रहती है, पर्वत की ऊंचाई पर हमें ठंड लगती है। और अगर पूछा जाए ध्रुवों पे बर्फ क्यों जमी हुई है, तो बोलना कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगी वैसे वैसे किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, इसलिए ध्रुवों पर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैंने वो जो फॉर्मूला बनाया था आपको याद है, लैटिट्यूड। अब इसमें क्या कीजिए, हाइट जोड़ दीजिए और फिर क्या कर लीजिए, इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/t। क्लियर हो चुका? तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि लैटिट्यूड और हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, और बच्चे तापमान घटने के कारण ही ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर बर्फ जमी होती है। स्पष्ट है? चलिए अगला पॉइंट फिर याद रखना है कि हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि जो हमारा वायुमंडल है वो किससे गर्म होता है? वो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। स्पष्ट है? अच्छा बच्चे फिर जरा सोचिए कि जो हमारा वायुमंडल है सूरज की रोशनी को आने देता है, यानी अंतर्गामी के लिए पारदर्शक है, लेकिन जब पृथ्वी एनर्जी रिलीज कर रही थी बहिर्गामी के रूप में, तो बहिर्गामी के रूप में क्या है? अपारदर्शक है, तभी तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो आने वाले को आने दो और जाने वाले को रोक दो, जिससे वायुमंडल गर्म होता है, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। समझ में आए बच्चे? तो जो आपने पढ़ा था वो क्या था? इसे ही हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, या आप बच्चे इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है बच्चे कि अभी जो हमने ग्राफिंग में पढ़ा यही था ग्रीन हाउस प्रभाव और यही था हरित गृह प्रभाव, यानी सूरज की रोशनी को आने दिया और पृथ्वी से जो रोशनी जा रही थी उसे रोक दिया। बच्चे समझ में आया? तो इसे ही हमने क्या कहा था? इसे ही कहा था हरित गृह प्रभाव। पूरी बात समझ में आ गई? तो बस आपको इन चीजों को याद रखना है। आप इन चीजों को याद रखेंगे बच्चे, अपने आप जो है आपके सारे सवाल बनते चले जाएंगे।
यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग सोच समझकर कि हमारे पृथ्वी के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन था? तो क्या बोलिएगा? वायुमंडल। ये प्रभाव किसने दिखाया था? तो वायुमंडल ने दिखाया था। तो हमारा अगला चैप्टर क्या है? वायुमंडल। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ये सारी टेक्निकल बातें आप सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, और हमारा अगला चैप्टर है वायुमंडल। और मैं बता दूं कि वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो बच्चे इससे हम बखूबी पढ़ेंगे, और जितने प्रश्न अभी तक आए हैं हम सारे प्रश्नों को क्लास में भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और यकीन मानिए जितने भी बच्चे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो सब आपके क्लास नोट्स में इनबिल्ट कर दूंगा, ताकि आप क्लास नोट्स की भी रिवीजन रखेंगे तो उस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा अगला एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे वो है वायुमंडल। वायुमंडल, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्लियर है ना? तो बच्चे चलिए वायुमंडल को समझने से पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ को समझिए। जैसे बच्चे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने पृथ्वी बना दिया मैंने, ठीक। तो क्या आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हवा है? क्लियर है? ये सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए जो आप जानते हैं मैं उसी से नोट्स बना देता हूं। ये देखिए बच्चे, ये क्या है? पृथ्वी के ऊपर हवा। लेकिन मुझे ये बताइए एक तरफ या चारों तरफ? तो आप क्या कहेंगे? चारों तरफ। तो ये देखिए ये मैंने बना दिया पृथ्वी के चारों तरफ हवा। लेकिन बच्चे याद रखिए हवा तो आपके बोलचाल की भाषा है, विज्ञान में फिजिक्स में हवा कहते हैं या गैस कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? गैस। इसका मतलब हो गया बच्चे कि पृथ्वी पर क्या है? गैस है। स्पष्ट है? पर मुझे ये बताइए ये नजर आती है या नहीं? तो हम कहते हैं नहीं नजर आती। तो ठीक है, जब ये नजर नहीं आती तो क्या मैं इसे अदृश्य कहूं? कह दिया, ठीक। तो अब सभी बच्चे याद रखिए कि पृथ्वी पर अदृश्य गैस है, पर एक तरफ या चारों तरफ? तो हम क्या कहते हैं? चारों तरफ। तो बच्चे चारों तरफ को हम कवर कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। तो क्या मैं ये कहूं कि पृथ्वी पर अदृश्य गैस का आवरण है? देखना बच्चे, पृथ्वी पर अदृश्य गैस का आवरण है। तो सभी बच्चे याद रखिए, देखिए कितना सिंपल है इसको समझना कि पृथ्वी के अदृश्य गैसीय आवरण को, पृथ्वी के अदृश्य गैसीय आवरण को इसका वायुमंडल कहते हैं। इसका वायुमंडल कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी पर जो अदृश्य गैसीय आवरण है, यही अदृश्य गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? इसका वायुमंडल कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखना है कि पृथ्वी के अदृश्य गैसीय आवरण को ही हम इसका क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पर यहां पर एक सवाल है कि पृथ्वी पर यह आवरण क्यों है, या हम ऐसे कहें कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? हट जाए, किसने रोका है? तो बच्चे इसके सवाल को समझना बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं, तो किसके कारण खड़ा हूं? जाहिर है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी बच्चे पृथ्वी की सतह सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, तभी तो चीजें पृथ्वी पर है। तो जब गुरुत्वाकर्षण सभी चीज को खींचती है तो क्या गुरुत्वाकर्षण ने इस गैस को नहीं खींचा होगा? क्या वायुमंडल को नहीं खींचा होगा? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वायुमंडल का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे बच्चे कि वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल का क्या कारण है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल। और सिर्फ वायुमंडल नहीं, पृथ्वी पर कोई भी चीज हो, चाहे वो ऊंचे पर्वत हो, पेड़ पौधों हो, वनस्पति हो, जंतु हो, नदी का पानी हो, तालाब हो, बच्चे कुछ भी, वो सब कुछ किसके कारण है? तो हम क्या कहेंगे कि वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा
कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो किस बल के कारण है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थित है। लेकिन प्रश्न ये है बच्चे, पता कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अगर मुझसे मेरा गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाए, सपोज मुझसे मेरा गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाए कि आप अपनी गुरुत्वाकर्षण बल बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? देखिए बच्चे, वो एक आता ना वेट मापने की मशीन, तो जब हम वेट मापने की मशीन पे खड़े होते हैं तो उसमें हमारा वेट आता है 60, 70, 80 किलो ऐसे। तो बच्चे वो जो मशीन होती है वो तो खुद 1-1.5 किलो की होती है, वो कैसे बताएगी? इसका मतलब है पृथ्वी आपको खींच रही थी और उस मशीन का कांटा हिल रहा था। इसका मतलब है बच्चे, आपका भार, आपका वजन ही आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका मतलब है बच्चे कि अगर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित है वायुमंडल, इसका मतलब है कि वायुमंडल पृथ्वी पर चारों तरफ क्या लगाता है? भार लगाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा बच्चे कि वायुमंडल पृथ्वी पर चारों तरफ भार लगाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर चारों तरफ क्या लगाता है? भार लगाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी पर चारों तरफ क्या लगाता है? भार लगाता है बच्चे। और इसी भार को अगर हमें भूगोल में पढ़ना होता है तो हम इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि वायुमंडल जो पृथ्वी पर चारों तरफ भार लगाता है, यह भार ही बच्चे क्या है? वायुमंडलीय दाब है, जो कि हमें क्या है? आगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में पढ़ना है बच्चे। तो चलिए यहां पर हमने सीख लिया कि वायुमंडलीय ये दाब लगाता है। पूरी बात समझ में आ गई? ओके। अब बच्चे यहां तो मैंने इसके इस पक्ष को सिखाया, अब देखते हैं कि कितने ऊंचाई और गहराई पर है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल की जो गहराई है, इसकी गहराई, बच्चे आप इसकी गहराई को ही इसकी ऊंचाई भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखिएगा इसकी गहराई या ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगभग कहां तक गया बच्चे? 10,000 किलोमीटर तक चला गया। और 10,000 किलोमीटर तक क्या है? हमारा वायुमंडल है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो हमारा वायुमंडल है वो लगभग क्या है? 10,000 किलोमीटर गहरा है। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा सभी लोग कि ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो सतह की खूबी है, सभी चीजों को अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, ये सतह की खूबी है और सभी चीजों को अपनी ओर खींचेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो सतह पर ज्यादा है, ऊपर तो ज्यादा है नहीं। तो सतह पर ज्यादा है तो चीजों को नीचे ही तो खींचेंगी, तो क्या ऊंचाई में अंतर नहीं आएगा? आएगा। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि वायुमंडल का लगभग 97% भाग केवल 29 किलोमीटर ऊंचाई में है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इसका मतलब है कि वायुमंडल का लगभग 97% भाग कितनी ऊंचाई पर है बच्चे? सिर्फ 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा क्यों हुआ? जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, कि गुरुत्वाकर्षण बल ने क्या किया? वायुमंडल को नीचे की ओर खींच करके बैठा दिया। तो बच्चे याद रखिएगा कि कहने को ये 10,000 किलोमीटर जो है गहरा है, लेकिन इसका 97% भाग केवल 29 किलोमीटर की ऊंचाई में है। और 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा में सिर्फ 3% हवा है। ये सब किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इससे क्या पता चला बच्चे? इससे यही हमें पता चल रहा है कि वायुमंडल निचले भाग में सघन है। सघन का मतलब क्या होता है? घना है। निचले भाग में सघन है एवं ऊपर की तरफ क्या है? विरल है। विरल का मतलब क्या होता है? हल्का।
पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये निचले भाग में सघन है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये विरल होगा या हल्का होगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है जिसने वायुमंडल को नीचे खींचकर बैठा दिया, इसलिए हमारा वायुमंडल नीचे घना है और ऊपर क्या है, हल्का है। और मैंने जो आपको अभी ऊष्मा बजट का जो चैप्टर पढ़ाया था, आप उसकी ग्राफिंग को देखिएगा बच्चे रिवीजन करके, तो उसकी ग्राफिंग आपको ये दिखेगा कि वायुमंडल नीचे घना है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वायुमंडल क्या है, हल्का होता जा रहा है। क्लियर है? मेरी ग्राफिंग में बच्चे एक एक ग्राफिंग में आपको पूरी क्लैरिटी होगी। कुछ नहीं भी समझ में आए तो आप ग्राफिंग को बखूबी अच्छे से देखिएगा, अपने आप आंसर निकल जाएगा। यहां पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो यहां तो हमने ये सीखा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, मिटाओ में इसे। ओके बच्चे, ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूं, इस इंट्रोडक्शन को आप बखूबी याद रखिएगा। इस इंट्रोडक्शन से ही आपके सारे प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न अपने आप डील हो जाएंगे, आपको यहां कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, अब बच्चे फिर याद रखिए कि वायुमंडल का, स्पष्ट है, यहां याद रखना है आपको, वायुमंडल का 95% भाग, ठीक है बच्चे, विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। 95% भाग विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल का जो 95% भाग है वो विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। बच्चे देखिए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जो हमारा वायुमंडल है वो अदृश्य गैसों का आवरण है। इसका मतलब है 100% गैस होना चाहिए। तो बच्चे मैं यहां क्या कह रहा हूं कि वायुमंडल का 95% भाग विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। इसका मतलब है 5% भाग मैंने गायब कर दिया, पर ये तो कह रहा है गैस का आवरण, अब मैं कह रहा हूं 95% भाग ही गैस है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वायुमंडल का 95% भाग ही गैस है। ठीक है, किंतु ये जो 5% बचा हुआ भाग है, क्लियर है बच्चे, किंतु 5% भाग भी गैस के रूप में है। इसका मतलब वो जो भी है बच्चे वो किसके रूप में है, गैस के रूप में है। तो याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में गैस तो है, लेकिन 5% भाग जो है बच्चे गैस के रूप में है। तो हमें यह भी समझना है कि ये 5% भाग जो है वो क्या है और किस गैस के रूप में है या किसके रूप में है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए फिर याद रखना है बच्चे कि हमारे वायुमंडल की एक और खूबी है, ये आपसे यूपीएससी में सवाल आ चुका है। याद रखिएगा कि वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। क्लियर है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। हमें यह भी समझना है कि यांत्रिक मिश्रण का मतलब क्या है, पर आपको याद रखना है कि जो हमारा वायुमंडल है इसे क्या कहा गया है, विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण कहा गया है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, तो आप इसे नहीं भूलेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है बच्चे वो विभिन्न गैसों का क्या है, यांत्रिक मिश्रण है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यह मैकेनिकल मिक्सचर है। हम यांत्रिक मिश्रण को ही क्या कहते हैं बच्चे, मैकेनिकल मिक्सचर है। ओके, अच्छा, अब ये तो हमने सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि हमारा वायुमंडल कितने चीजों से मिलकर बना है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो बच्चे अब यहां हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे वायुमंडल का संघटन क्या है। तो यहां याद रखना है बच्चे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं वायुमंडल का संघटन। संघटन को बच्चे आप कॉम्पोजिशन कहते हैं, यानी कोई चीज कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारा वायुमंडल 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तो हमें यह जानना है कि हमारा जो वायुमंडल का संगठन है, कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या कहा जा रहा है, 3 प्रकार के तत्व हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार के तत्व हैं? तो पहला याद रखिएगा कि पहला तत्व है गैस। क्या है बच्चे? गैस। क्लियर है? ओके,
जो दूसरा तत्व है वो है आर्द्रता। आर्द्रता को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। और जो तीसरा तत्व है बच्चे, हम उसे क्या कहते हैं? धूलकण। और धूलकण को ही आप क्या कहते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, हमारा वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है, गैस, आर्द्रता और धूल।